मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जीएस की क्लास आपकी मैराथन क्लास आज आपकी होगी और ये इंडियन जियोग्राफी से संबंधित होगी। तो आज हम जितना अध्ययन कर पाएंगे उतना अध्ययन किया जाएगा। देखिए कितने चैप्टर आज हमारे हो पाते हैं, कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम के आज के पैटर्न हैं आप देख रहे हैं, ज़्यादातर भारत के भूगोल से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम आज देखते हैं भारत के भूगोल के विषय में, संदर्भ में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अगर भारत भूगोल की बात करें तो भारत एक परिचय हमें लेना चाहिए कि भारत जो आपका है, तो परिचय से मतलब ये है कि सबसे पहले हम उनके नामकरण की बातों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एक प्रश्न आते हैं। जैसे भारत एक परिचय है, तो भारत परिचय का मतलब नामकरण अगर देखा जाए तो भारत का जो नामकरण है ये कब कैसे इनके नाम में परिवर्तन किया गया। तो नामकरण की बात आती है तो ये होता है, एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन नाम की बात आती है तो भारत का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम आपका है, प्राचीन नाम भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, आर्यावर्त है। अब यहाँ पर ये हमें जानना है, आर्यावर्त, आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम। भारत में सभ्यता और संस्कृति की जननी कही जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति की जननी कही जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ये प्रथम नगरी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद एक आपकी संस्कृत जिसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, और इसी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहले आकर बसे और इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त और उसके बाद क्या कहा गया, आर्यावर्त। तो ये आपका नाम किसके कारण पड़ा, आर्य के कारण। आर्य भारत आए, आर्य मध्य एशिया से भारत आए और आर्यों ने ही उत्तर भारत का आर्यीकरण किया और इसलिए भारत का नाम क्या हुआ, आर्यावर्त पड़ा। तो हम कहते हैं आर्यों के कारण भारत का नाम क्या पड़ा भाई, प्राचीन नाम क्या हो गया, आर्यावर्त। चलिए इसी में हम आगे जब बढ़ते हैं तो आर्य आपके 5 कबीले में बटे हुए थे। आर्य कितने कबीले में बटे थे, आर्य 5 कबीले में बटे हुए थे। अब इसको हम जान लेते हैं कितने कबीले में बटे थे, 5 कबीले में। और इसी में से एक कबीला था भरत, और भरत कबीले के जो राजा थे सुदास। तो इसी कबीले, चूंकि सुदास दशराग युद्ध हुआ जिसमें इनकी विजय हुई, और आर्य अनार्य जो आपका युद्ध हुआ था ये भरत वंश के थे, और इस कारण से कहा जाता है कि देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। देश का नाम आपका भारत पड़ा किसके कारण, भरत वंश के, भरत कबीला जो आपका था, इस कबीले के कारण देश का नाम आपका क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार से दुष्यंत का आपका एक है, दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत के पुत्र आपके थे भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत थे। और कुछ मतों का मानना है कि इन्हीं भारत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो भारत की स्थितियां हमने 2 स्थितियों में देखा, एक आर्यों में भरत कबीला है आपका, और दूसरा आपका क्या है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर जो है ये भारत नाम पड़ा। और ये कहानी आपकी कहाँ पर है, वायु पुराण में है। इसको आपको जानना है कि वायु पुराण में ये दिया गया है कि दुष्यंत के पुत्र भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या रखा गया, भारत। ये भारत का एक मानचित्र है आपके सामने। तो इस प्रकार से नामकरण को हम जान रहे हैं। तो देख लिए भारत नाम पड़ा। आगे हम बढ़ते हैं, एक आपका दिया गया है विष्णु पुराण। पुराणों में देखिए एक आपका क्या है, विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि आपका उल्लेख किया गया विष्णु पुराण में एक पर्वत जिसका नाम हिमालय। ये क्या आपको बताया गया, हिमालय।
ये आपका हिमालय का वर्णन है यहाँ पर। दूसरा आपका यहाँ पर एक महासागर, हिंद महासागर का उल्लेख है, हिंद महासागर। और ये उल्लेख है विष्णु पुराण में कि हिंद महासागर, ये हिंद महासागर आपका हो गया हिंद महासागर के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में। यहाँ पर विष्णु पुराण में श्लोक में ये वर्णित है कि हिंद महासागर, क्या इसमें कहा गया है कि हिंद महासागर के दक्षिण में, हिंद महासागर के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में, ध्यान दीजिएगा इसको, हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है उसे भारत कहा गया। उसे क्या कहा गया? भारत। और यहाँ के निवासी भारतीय कहलाए। और यहाँ के निवासी आपके क्या हो गए? यहाँ के निवासी भारतीय कहलाए। तो ये कहाँ उल्लेख है आपका? विष्णु पुराण में। तो ये हो गया विष्णु पुराण के अनुसार भी कि हिंद महासागर के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूक्षेत्र है वही आपका क्या है? भारत है। और यहाँ के रहने वाले लोग आपके क्या कहलाएंगे? यहाँ रहने वाले लोग आपके भारतीय कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका एक हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हम देखते हैं नामकरण यहाँ चल रहा है। अब जैसे आपका ये सिंध, यहाँ पर मानसरोवर, मान लो ये आपकी झील है, ये ऐसे एक नदी आपकी आती है और जो आकर अरब सागर में क्या होती है? गिरती है। तो ये स्थिति है। कोई भी विदेशी, एक प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्थल मार्ग से कोई भी विदेशी अगर आए हैं तो वो आपके किस दिशा से आए हैं? तो वो आपके आए हैं उत्तर और पश्चिम। कोई भी विदेशी आपका अगर आया है स्थल मार्ग से तो ज़्यादातर आपका किस मार्ग से आया है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम से कोई भी अगर आएगा तो उसे सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? सिंधु नदी मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? सिंधु नदी यहाँ पर उसको मिलेगी। और सिंधु नदी को पार करना होगा। और सिंधु नदी को पार करके भारत की भूमि में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है कि जैसे आपका सिंधु नदी हमने अभी देखा कि सिंधु नदी का ईरानी, जैसे आपका फारसी जो आपको कहते हैं, फारसी आपके ईरानी फारस जिसे कहा गया। और ये अगर भारत आए तो सबसे पहले क्या किए? सिंधु नदी को पार किए। सिंधु नदी को पार करते हैं और सिंधु नदी को पार किए तो यहाँ पर स्थिति ये हुई कि सा का उच्चारण हा, ये फारसी में सा को किस रूप में? हा। और सिंधु धा का द, और धा को किस रूप में? दा के रूप में। तो ये सिंधु से आपका क्या बन गया? सिंधु से आपका बन गया हिंदू। और ये कहा गया कि सिंधु नदी के पार जो क्षेत्र है वही आपका क्या हो गया? वही देश आपका बाद में किस नाम से जाना गया? हिंदुस्तान नाम से जाना गया। तो चलिए अब यहाँ पर हमने ये देखा कि एक आपका नाम हो गया हिंदुस्तान, हो गया हिंदुस्तान आपका हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है जिसको हम इंडिया कहते हैं। एक शब्द आपका और क्या है? इंडिया है। इंडिया जो आपका है, इंडिया यूनानी भाषा के इंडियो से बना है। इंडियो से बना शब्द है। इंडियो से बना ये क्या है? आपका शब्द है। और इसी को इंडियो से क्या बन गया? आपका इंडिया। तो इंडिया ये शब्द आपका रोमन द्वारा, यानी रोम वासियों द्वारा ये दिया गया आपका क्या है? नाम है। लेकिन जब भी आपसे ये पूछा जाए इंडिया शब्द आपका
किस भाषा से लिया गया? ये आपका यूनानी भाषा का आपका शब्द है और नामकरण रोमवासियों ने इसका क्या कर दिया? इंडिया कर दिया। तो हम, क्योंकि रोमवासी भी सिंधु नदी को पार किए, यहां पर हमें ये जानना है कि रोमवासी भी क्या किए? सिंधु नदी। और ये सिंधु सिंधु को इन्होंने क्या कहा भाई? सिंधु को इन्होंने कहा इंडस। और इसी इंडस से आपका क्या बन गया? आपका इंडिया बन गया। तो इस प्रकार से हम भारत के नामकरण को यहाँ पर देखें कि भारत का ये नामकरण हुआ। इससे पहले जैसे हम देखते हैं कि एक काल आपका आता है बौद्ध काल। एक काल आपका कौन है? आपका बौद्ध काल है। और बौद्ध काल में भारत को किस नाम से पुकारा गया? तो बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया गया। जम्बू द्वीप नाम से जाना गया। जम्बू द्वीप नाम से क्या किया गया? नाम से जाना गया। तो यहाँ पर हमेशा एक प्रश्न आपका ये पूछा जाता है, जाना गया। और भारत में सभ्यता संस्कृत का विकास किस संस्कृति में हुआ? तो सिंध घाटी सभ्यता। पहली नगरीय क्रांति आपकी कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ये प्रश्न भी आपका यहाँ पर भारत के से संबंधित आपका पूछा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास, सभ्यता संस्कृति विकसित हुई किस काल में? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता। और यही हमारे देश की नगरीय क्रांति भी, प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम नगरीय क्रांति। ये हो गया आपका नामकरण के संदर्भ में। तो भारत में हमने एक परिचय आपको दिया गया कि भारत का नामकरण के संदर्भ में था। आगे हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका भारत का एक मानचित्र, जो यहाँ पर आपका उत्तर में आपका क्या है? हिमालय है। उत्तर में आपका क्या है? हिमालय है। यहाँ पर दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में आपका क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में सुलेमान तीर्थर पहाड़ियाँ हैं। सुलेमान और तीर्थर हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी स्थित है। ये आपका हो गया। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम में आपका अरब सागर है। अरब सागर है। इसी प्रकार से दक्षिण आपका, ये दक्षिण पूर्व, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से ये भारत की स्थितियां हम इस तरह भी हम जान सकते हैं। इसको मानचित्र में आपको बताया गया। ये आपका उत्तर है। उत्तर में आपका क्या है? हिमालय है। उत्तर में हिमालय है। ये आपका दक्षिण हो गया। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। ये आपका उत्तर और पश्चिम, ये पश्चिम है। और ये आपका क्या है? पूर्व है। उत्तर और पश्चिम में यहाँ पर सुलेमान और तीर्थर है। सुलेमान तीर्थर पहाड़ी आपकी हो गई। ये आपका उत्तर पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व में आपका कौन सा है? उत्तर पूर्व में आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें अराकान, योमा, ये भी आपका क्या है? हिमालय का ही आपका एक भाग है। और लुसाई, पटकोई, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम। और ये दक्षिण पश्चिम जो आपका भाग है, ये दक्षिण पश्चिम वाला भाग, यहाँ पर भारत में क्या है? अरब सागर है। ये दक्षिण पूर्व वाला भाग, यहाँ पर बंगाल की आपकी क्या है? बंगाल की
खाड़ी है। तो इस प्रकार से ये भारतीय प्लेट एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर भारत की स्थितियों में आपको जैसे बताया गया ये सभी स्थितियां हैं कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये आपको बताया गया। और जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट में कौन कौन से देश आते हैं। इसी भारत को भारतीय प्लेट के कारण, ये जो आपकी प्लेट किस नाम से जानी जाती है, भारतीय प्लेट के नाम से जानी जाती है। और इस भारतीय प्लेट पर कौन कौन से देश आपके हैं, जैसे आपका है यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर आपका क्या है नेपाल है, ये आपका क्या है भूटान है, यहाँ पर आपका क्या है बांग्लादेश है, ये आपका यहाँ पर आपका श्रीलंका है, यहाँ पर आपका मालदीव है, अरब सागर में कौन मालदीव है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका क्या है पाकिस्तान है। तो जैसे ये देश आपके, जैसे नेपाल हमने आपको बताया, नेपाल भूटान हो गया, पाकिस्तान नेपाल भूटान पाकिस्तान, और आपका हो गया श्रीलंका, और आपका हो गया बांग्लादेश। ये सभी भारतीय प्लेट पर स्थित हैं और इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में हम जानते हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है, भारत जो है दक्षिण एशिया का क्या है देश है, ये आप जानते रहिएगा। भारत किस एशिया का देश है, भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है। और जिसमें कौन कौन से आपके देश हैं, यानी भारतीय प्लेट में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत भारतीय भूभाग में कौन कौन से देश हैं, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। और इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया, प्लेट के आधार पर किया गया है। और इसी में भारतीय प्लेट आपका क्या है आता है, भारतीय प्लेट में स्थित ये सभी देश हैं। अब अगला ये आपका है कि भारत में भारतीय प्लेट जो स्थिति है, इसके साथ साथ विश्व की जो आपकी स्थिति है इसे हम जान लेते हैं। अब इसे हम कैसे जानते हैं, यहाँ पर मुख्य बातें जैसे आपको बताया गया कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत को उपमहाद्वीप कह दिया जाता है। कुछ विद्वान भारत को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। और उपमहाद्वीप किसने कहा, केसी नामक विद्वान ने भारत को क्या कहा, विद्वान ने भारत को उपमहाद्वीप कहा। भारत को क्या कहा भाई, भारत को उपमहाद्वीप कहा। उपमहाद्वीप क्यों कहा गया, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, कोई प्रोटोआस्ट्रेलाइड, कोई भूमध्य सागरीय, कोई नार्डिक है। तो इस प्रकार से अनेक प्रजातियां, अनेक भाषा, संस्कृतियां, अनेक धर्म के मानने वाले लोग, ऊंचे पर्वत, भ्रंश घाटियां, ये सभी भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताएं हैं। इसलिए भारत को केसी नामक विद्वान ने क्या कहा, उपमहाद्वीप कहा। और क्योंकि भारत जो देश है, भारत यूरोप के, अगर हम रूस को छोड़ दिया जाए, यूरोप का कौन सा, रूस को छोड़ दिया जाए, रूस को छोड़कर संपूर्ण यूरोप के आपके क्या है बराबर कौन सा देश है, भारत देश है। ध्यान रखिएगा, यूरोप का अगर रूस अलग कर दिया जाए तो पूरे यूरोप के बराबर कौन सा देश, भारत का भूक्षेत्र है आपका। चलिए इसी प्रकार से हम अन्य भाग को देखते, जापान है, जैसे जापान आपका एक देश है, जापान से 8 गुना यूनाइटेड किंगडम है। कहने का मतलब यहाँ यूरोप महाद्वीप की बात है, यूरोप महाद्वीप है। और यदि रूस को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण यूरोप के आपका ये क्या है, भारत बराबर स्थिति रखता है। और केसी नामक विद्वान ने इसे
उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। तो आगे उपमहाद्वीप में भारतीय प्लेट में, भारतीय महाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर है कि भारत का जो भूभाग, भारत का भाग, अगर हम ये देखें कि पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भारत फैला है। यदि पृथ्वी की बात किया जाए, पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी पर 0.58% 0.58% भाग इसके अंतर्गत है भारत। यहाँ पर हम पृथ्वी का मतलब है कि यदि जल और स्थल दोनों को मिला लिया जाए तो यहाँ पर भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है, 0.58% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यदि भूभाग की ही बात किया जाए, भूभाग की बात किया जाए तो भूभाग में 2.43% भाग कहाँ पर स्थित है, 2.43% भाग भारत में स्थित है या भारत प्रतिनिधित्व करता है। कितने प्रतिशत भूभाग का, 2.43% भूभाग का प्रतिनिधित्व कौन सा देश करता है, भारत करता है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका है 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। और 7वें स्थान में क्रमशः यहाँ पर एक प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, जैसे रूस है आपका, कनाडा है आपका, अमेरिका है आपका, रूस हो गया, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश है, भारत, और भारत के बाद आपका है अर्जेंटीना। तो यहाँ पर इस तरीके से भी भारत के पहले बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका हो गया रूस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, एक छूट रहा है भाई रूस, कनाडा, अमेरिका, यहाँ बीच में एक छूट गया, और ये है आपका चीन। तो चीन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चौथा, ब्राज़ील आपका पांचवा, ऑस्ट्रेलिया छठा, और भारत सातवां, और अर्जेंटीना आपका क्या हो गया, आठवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बीच में एक आपका था चीन। अब यहाँ पर आपको ब्राज़ील। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब कहीं कहीं आपको चीन तीसरे स्थान पर दिखाई देता है, कहीं कहीं चीन आपको लिखा मिलेगा तीसरे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब चीन में हम तिब्बत वाला भाग अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि तिब्बत पर किस देश का अधिकार है, चीन का, यदि हम चीन में तिब्बत वाला भाग जोड़ देते हैं तो अब ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जोड़ देते हैं तो ये तीसरे स्थान पर होता है। क्योंकि लेकिन हमारा देश तिब्बत को चीन का अंग नहीं मानता, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश इसको नहीं मानते, इसलिए हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात करते हैं तो रूस पहले पर, कनाडा दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर, चीन चौथे पर, और इस प्रकार से भारत का स्थान आपका क्या हो जाता है, सातवां। तो इस दृष्टि से भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, जियोग्राफिकल लोकेशन, और यहाँ पर भी वही बातें हैं। जैसे आप देख रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताया गया कि भौगोलिक स्थिति में कौन कौन से आपके देश हैं, कौन कौन से, इनको यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ये आपका है कौन सा, पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पर आपका क्या है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपका चीन है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ पर आपका भूटान है, यहाँ पर फिर आपका कौन सा देश है, चीन है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, यहाँ पर आपका क्या है, म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपका ये कौन सा देश है, ये श्रीलंका है, ये आपका कौन सा है, श्रीलंका है, यहाँ पर आपका कौन सा देश है, मालदीव है,
मालदीव है। ये आपका द्वीप कौन सा है, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। ये लक्षद्वीप है आपका। यहाँ पर ये जो द्वीप है ये आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। तो इस प्रकार से चीन, यहाँ इतना भाग जो आपका चीन है, यहाँ पर 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था और अक्साई चीन वाला भाग इतना चीन ने भारत का क्या किया है, कब्जा कर लिया है, जो वर्तमान में आज केंद्र शासित राज्य लद्दाख के अंतर्गत है। ये आपका चीन यहाँ भी है इतना भाग, ठीक। ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है जिसको चीन ने अभी क्या किया है, कब्जा कर लिया है। ये सभी स्थितियां हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप के ये सभी आपके क्या हैं, भाग हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भारत का भौगोलिक स्थिति जो आपका है, ये आपका उत्तर, ये आपका क्या है, उत्तर है। ये उत्तर में से लेकर दक्षिण तक मुख्य भूमि जो आपकी भारत की मुख्य भूमि है, भारत की क्या है, भारत की मुख्य भूमि। अब मुख्य भूमि यहाँ पर आप समझ लीजिए, चूंकि ये बातें बार आपकी आती रहेंगी। भारत की मुख्य भूमि क्या है, जो ये मानचित्र आपका दिख रहा है, इतना यही भारत की आपकी क्या है, मुख्य भूमि है। और मुख्य भूमि के अतिरिक्त कुछ द्वीप भी हैं, जैसे एक लक्षद्वीप और दूसरा एक आपका महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पर हमें अब ये जानना है कि जो भारत की मुख्य भूमि है, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो आपकी फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई आपकी उत्तर और दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण जो आपकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम जो आपकी है, ये 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 2933 आपका किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है भारत की, आकार जो हम कह देते हैं, आकार भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणी है। भारत किस आकार का है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। हमें यहाँ पर जानना है भारत किस आकार का है, भारत चतुष्कोणीय आकार में क्या है, फैला हुआ है। तो भारत चतुष्कोणीय आकार में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है किस आकार में है, भारत का आकार किस प्रकार से है, तो भारत चतुष्कोणीय है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 4, एक आपका ये 1 हो गया, 11 ये 8 हो गया और ये आपका 2 हो गया, यानी 281 किलोमीटर का यहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में क्या है, अंतर है। तो इस प्रकार से भारत का जो आकार है वो किस प्रकार से है, भारत का आकार आपका चतुष्कोणीय है। आकार किस प्रकार से है, चतुष्कोणीय है। अब अगला हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर जो इसका विस्तार है, ये राज्य आपके दिए गए हैं जो वर्तमान में, ये देखिए जम्मू कश्मीर ये यहाँ तक आपका है और ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, लद्दाख के। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अक्षांश और देशांतर विस्तार, एक एक को यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ये ग्लोब है, अगर ये हमें समझ में आएगा तभी भारत के अक्षांश और देशांतर को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हमें ये जानना है, चलिए ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये पश्चिम है और ये आपका क्या है, पूर्व है। ये आपका क्या है, पूर्व है। ये उत्तर है और ये आपका क्या है, दक्षिण है। पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। तो पश्चिम और पूर्व में जो आपकी रेखा खींची गई, पश्चिम से पूर्व, ये रेखा आपकी कहलाती है अक्षांश रेखा। यही आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है। तो चलिए अक्षांश रेखा को हम जान लिए, ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखा। उत्तर और दक्षिण
ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? ये रेखा आपकी कहलाती है देशांतर रेखा। अब इस ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, जब ये क्लियर होगा तभी हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम जान लिए कि अक्षांश रेखा जो पश्चिम से पूर्व है और ये देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण आपकी खींची गई है। देशांतर रेखाओं की बीच दूरी घटती बढ़ती है। देशांतर रेखाओं की बीच दूरी क्या होती है? घटती बढ़ती है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर यानी उत्तर से निकलेंगी तो दक्षिण पर जाकर मिलेंगी। लेकिन अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी बराबर है। अक्षांश रेखाओं की बीच दूरी क्या है? बराबर है, यानी एक अंश पर ही के अंतर पर ये अक्षांश रेखाएं क्या की गई? खींची गई हैं। अब ये जो रेखा है जिसे हम शून्य अंश अक्षांश कहेंगे या इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो आपका है जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच, या इसे हम शून्य देशांतर, 0 डिग्री देशांतर हम कह लेते हैं, या इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। दोनों रेखाओं का यहाँ महत्व है, तभी हम भारत को अच्छे से, भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है तब हम समझ पाएंगे। अब अगला एक रेखा ये है 23.5 अंश पर जो आपकी खींची गई है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिण में जो खींची गई है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अब आगे हमें ये जानना है कि जो शून्य अंश या विषुवत रेखा है, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। सभी काल्पनिक रेखाएं ही हैं, लेकिन ये 2 भागों में बांटती है। यहाँ से लेकर ये पूरा भाग आपका कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। ये आपका क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। देशांतर की दृष्टि से शून्य से ये पूरा जो आपका क्षेत्र है, ये आपका क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध आपका क्या कहलाएगा? देशांतर की दृष्टि से क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश की दृष्टि से ये भाग आपका उत्तरी, और ये इतना भाग आपका क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इधर आप देख सकते हैं कि ये आपका इतना भाग आपका क्या कहलाएगा? यहाँ तक 90 अंश तक ये आपका दक्षिणी, और ये आपका यहाँ से लेकर 90 अंश तक ये क्या कहलाएगा? उत्तरी। शून्य अंश से इधर वाला भाग पूर्वी देशांतर कहलाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर वाला भाग आपका पश्चिमी देशांतर कहलाता है। और ये कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर क्या होती है? गुजरती है। यही देश हमारा क्या है? भारत है। अब यहाँ पर आप क्लियर हुए होंगे कि अगर ये उत्तर है और ये पूर्व है तो ये ये दिशा कौन सी आपकी होगी? ये दिशा कौन बनेगी? तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व। क्लियर है? इस दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर और पूर्व कहते हैं। तो भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोनों अलग अलग कभी कभी पूछता है, जैसे यहाँ पर एक दिया है लैटिट्यूडनल और एक दिया है लॉन्गिट्यूडनल, यानी एक अक्षांशी और देशांतरी। तो अगर हम अक्षांशी की बात करें तो अक्षांश की दृष्टि से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत का कोई भी भाग दक्षिण की ओर नहीं है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। पूरा भारत अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगला हम अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर की भी दृष्टि से भारत का कोई भी भाग पश्चिम में नहीं है। भारत का पूरा भाग कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर पर ही क्या है? स्थित है। यही है हमारा भारत। अब ये रेखा आपका पश्चिम और पूर्व का निर्धारण कर रही है। ये रेखा किसका निर्धारण कर रही? पश्चिम, यानी इसके इधर वाला भाग पूर्व और ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है? पश्चिम। ये रेखा आपका उत्तर और दक्षिण, तो ये वाला भाग आपका उत्तर और यहाँ से ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है? दक्षिण। और ये हमारा भारत है, तो पूरा भारत किस अक्षांश में है? उत्तरी में।
और देशांतर की दृष्टि से किधर है आपका, पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर ये हमें पता है तभी हम भारत का एक प्रश्न बहुत आसान सा यहाँ पर पूछता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार कितना है। ये आपका है 37.6 ये दिया भी गया है। ये 37.6 आपका उत्तर से लेकर मुख्य भूमि का ये 8.4 तक है। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश। और यदि हम द्वीपों सहित लेते हैं तो ये आपका 6.45 है। ये आपका द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है भारत का, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये आपका 6.45 पर क्या है, स्थित है। लेकिन जब अक्षांशीय विस्तार पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 37.6 से लेकर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश और कुल भारत का अक्षांशीय विस्तार 7.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जब देशांतर की बात करता है तो देशांतर आपका ये है 68-27 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर की दृष्टि से दोनों को हम क्या कहेंगे, पूर्वी। अक्षांश की दृष्टि से दोनों को हम क्या कहेंगे, उत्तरी। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि भारत का कोई भाग दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, पूरा भाग कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में, और भारत का पूरा भाग देशांतर की दृष्टि से पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसलिए ग्लोब पर भारत कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आगे इसको अब हम यहाँ पर आपको समझाए, आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अक्षांशीय की बात किया जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार जैसे भी हमने आपको बताया कि 37 डिग्री जो आपका है और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8.4 तक है। लेकिन कुल अगर पूछ लिया जाए, कुल अक्षांशीय या इसी को हम कहते हैं द्वीपों सहित कुल अक्षांशीय, या हम कहते हैं द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार। तो द्वीपों सहित अक्षांशीय जो विस्तार आपका होगा, या हम इसे कह दें राज्य या केंद्र शासित राज्य को मिलाकर किसी भी तरीके से, जब ये राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर ये आपका हो जाएगा 37.6 उत्तरी अक्षांश से 6.45 उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। उत्तरी अक्षांश तक भारत क्या है, भारत स्थित है। ये आप जानते रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, आता है, आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा चूक आप करते हैं तो गलत, क्योंकि यहाँ विकल्प एक तरफ उत्तरी, दूसरी तरफ क्या ले देता है, दक्षिणी दे देता है। तो ये है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि 37.6 पर भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका जो है, उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा काल है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका क्या है, इंदिरा काल है, जो वर्तमान में कहाँ पर होगा, लद्दाख में। जो वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख केंद्र शासित राज्य में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आपका कौन होगा, दक्षिणी बिंदु 8.4 पर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपका कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी होगा।
कन्याकुमारी, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार के बारे में। लेकिन यदि द्वीपों सहित पूछ लिया जाए, द्वीपों सहित, या ये कह दिया जाए सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका, तो दक्षिणी बिंदु आपका होगा, दक्षिणी बिंदु आपका होगा इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट आपका है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ये आपका हो गया ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार। और ये इंदिरा पॉइंट को और नाम से भी जाना जाता है, पार्सन भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पार्सन भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन, पिगमेलियन, ये भी पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये है 2004 में, 2004 में सुनामी के कारण, सुनामी के कारण यह भाग जलमग्न हो गया था। ये भाग आपका क्या था? यह भाग जलमग्न हो गया था या डूब गया था, ये भाग आपका डूब गया था। ये हो गया आपका सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तर और दक्षिण हम जान लिए। और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक भारत का है। अब ऐसी स्थितियों में जब प्रश्न यहाँ पर ये पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल है, जो कितने अक्षांश पर स्थित है? 37.6 पर है। जब भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी 8.4 पर है, और द्वीपों सहित भारत का दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो 6 अंश या 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है? स्थित है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये आपको क्लियर किया गया। यही है भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए आगे हम देखते हैं, देशांतर के बारे में हम जान लेते हैं। अब अगर एक एक को अगर हम देखें तो देशांतरी विस्तार भी देख लेते हैं। देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार जैसे अभी आपको चित्र द्वारा भी बताया गया, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतर विस्तार है ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। पूर्वी देशांतर तक भारत क्या है? स्थित है। पूर्वी देशांतर तक भारत फैला है, भारत फैला है। यहाँ पर दोनों भी स्थितियों में हमें क्या कहना है? पूर्वी देशांतर। इसको हमने आपको बार बार क्लियर किया। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो 68 डिग्री है, 68 और 7 है, इस पर भारत का कौन सा प्लेस या कौन सा स्थान है? ये है गुजरात राज्य में। ये कहाँ है? गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य का ये आपका होगा कच्छ का रण, कच्छ का रण जिला आपका होगा। और कच्छ जिला या कच्छ का रण जिला जो आपका है, और यहीं पर है गुहार मोती, गुहार मोती या गौरी माता, गौरी मोता ये आपका। और यही गौरी मोता ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का एक है सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ पर हमें ये जानना है ये भारत का सबसे क्या है? पश्चिमी बिंदु है। ये आपको क्लियर किया गया। ये भारत का सबसे क्या है? पश्चिमी बिंदु है, जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। किस जिले में? कच्छ जिले में पड़ता है। अगला हम ये देखते हैं 97 25 पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का लोहित आपका एक क्या है? जिला है, लोहित जिला है। और जहाँ पर स्थित है आपका तिब्बत,
तिब्बत। यही भारत का, यह स्थान भारत का सबसे, यह स्थान भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह स्थान भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये हो गया आपका पूर्वी बिंदु को हमने जान लिया और पश्चिमी बिंदु को हमने जान लिया। ठीक है, पूर्वी हम जान लिए और साथ ही साथ क्या जान लिए, पश्चिमी भी हम जान लिए। तो देशांतर विस्तार, अब दोनों में जैसे देशांतर की दृष्टि से भारत में कितने देशांतर का अंतर है, तो देशांतर का जो अंतर आपका निकलता है, ये देशांतर का अंतर है 29.12, और जो अक्षांश का आपका अंतर है, अक्षांश का आपका अंतर, दोनों अंतर लगभग बराबर हैं। अक्षांश का जो आपका अंतर है, ये अक्षांश का अंतर है 29.2 अक्षांश का। तो इस प्रकार से लगभग दोनों ही स्थितियां आपकी बराबर हैं। और भारत का आकार आपका क्या है, चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी में और देशांतर की दृष्टि से देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से आपका देशांतर की दृष्टि से ये भारत पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दोनों चीजें आपको, और पूरी भारत की स्थिति आपकी क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पर आगे हम ये जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर का प्रभाव क्या होता है। तो अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको बताया गया। और भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी में स्थित है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर का प्रभाव क्या होता है। प्रभाव को हम जानते हैं, पर चित्र द्वारा हम पहले समझ लेते हैं। ये जो रेखा आपकी एक बनी हुई है, ये रेखा आपकी कर्क रेखा यही है। तो सबसे पहले हम अक्षांश को देखते हैं। अक्षांश में, तो अक्षांश में एक आपका है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो 23.5 अक्षांश पर खींची गई है, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत की क्या होती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है, बीचों बीच कई बार प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ये जो आपका राज्य है, ये गुजरात है। ये आपका कौन सा, गुजरात है। ये थोड़ा सा आपका स्थान टच करता है राजस्थान का। ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये आपका झारखंड है। ये आपका क्या, झारखंड। ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये आपका जो स्थान यहाँ से जो गुजर रही है, ये आपका त्रिपुरा है। और ये जो आपका है, ये आपका मिजोरम है। ये आपका कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो जैसे ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, कई लोग इस पर अपना वो भी सूत्र भी बनाए, मित पर गमछाझार। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप भारत के का मानचित्र आपके पास है, तो या आप समझ में है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि कभी भी पश्चिम में भारत के किस राज्य से शुरू होती है, ये प्रश्न आपका अभी बन सकता है। और पूर्व में किस राज्य से आगे दूसरे देश में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व आया, पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम भी आपसे पूछ सकता है। बाकी प्रश्न यहाँ पर आए हैं कि कौन सा राज्य है जो भारत कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस तरह कई बार आपके प्रश्न इस पर बन चुके हैं।
तो ये राज्य हैं, कुल कितने हैं? तो कुल राज्य जो आपके हैं, कुल राज्य जो जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो कुल राज्य आपके हो गए 8। कितने राज्य हो रहे हैं? कुल 8 राज्य। जैसे एक आपका ये गुजरात हो गया, एक आपका क्या हो गया? गुजरात। दूसरा आपका क्या हो गया? राजस्थान। तीसरा आपका ये मध्य प्रदेश है, ये भारत का पश्चिमी भाग है। पश्चिम से हम किधर चल रहे हैं? पूर्व की ओर। और चौथा आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़। पांचवा आपका हो गया झारखंड। छठा आपका हो गया पश्चिम बंगाल। और सातवां आपका हो गया त्रिपुरा। और आठवां आपका क्या हो गया? मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से भारत की जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। पश्चिम में गुजरात से शुरू होती है और पूर्व में मिजोरम में क्या होती है? समाप्त होकर दूसरे देश में फिर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है 8 राज्यों की, 8 राज्य से गुजरती है। अब इसे हमें जानना क्यों था? तो इसको हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम भारत का अक्षांश का प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्लोब हम बना लेते हैं छोटा सा। ये आपका शून्य और 23 अंश उत्तर, 23 अंश, 23.5 अंश दक्षिण, ये आपका है। ये पूरा क्षेत्र आपका कहलाता है उष्ण कटिबंध। कटिबंध की दृष्टि से आपका क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र आपका हो गया। ये पूरा क्षेत्र आपका ये क्या है? उष्ण कटिबंधी क्षेत्र है। तो भारत की ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है, तो इसलिए भारत उष्ण कटिबंधी जलवायु वाला क्या होता है? जलवायु वाला देश है। जलवायु वाला ये भारत का क्या है? देश है। अगर उष्ण कटिबंधी जलवायु वाला भारत देश है, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यही प्रभाव है कि कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। यानी इसको हम जान चुके हैं 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और लंबवत होगा तो ये पूरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। नीचे हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं ये भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8.4 है। और जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो शून्य से 10 अंश उत्तर और दक्षिण वाले क्षेत्र को हम विषुवत रेखी कहते हैं, जो हमेशा पूरे साल गर्म ही रहता है। पूरे साल ये क्या होता है? गर्म ही होता है। तो भारत के कुछ राज्य, जैसे एक आपका यहाँ पर केरल है और ये आपका राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और केरल और तमिलनाडु कहाँ पर पड़ते हैं? कि कुछ भाग, ये भाग आपके क्या होते हैं? विषुवत रेखी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो पूरा पूरा आपका क्या होता है? पूरा साल गर्म ही होता है। तो यहाँ पर इन सब, ये किसका प्रभाव? अक्षांश का हम देख रहे हैं कि केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के पास है। ये मध्य से गुजर रही है आपकी कर्क रेखा और इसके ऊपर ये आपका भी आपको बताया गया ये जम्मू हो गया और ये पूरा आपका क्या है? लद्दाख है। ये आपका क्या है? जम्मू है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये सभी राज्य ऊपरी हिस्से पर एक जलवायु जिसे हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कहते हैं। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत, क्योंकि अक्षांश जलवायु का निर्धारण करती है, तो इसी आधार पर हमने कहा कि भारत के कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है और इसके कारण भारत उष्ण कटिबंध भी है। भारत का क्या है? उष्ण कटिबंधी जलवायु है, उष्ण कटिबंधी। और साथ ही साथ कुछ क्षेत्र आपके क्या हैं? कुछ क्षेत्र किसमें आपके आएंगे? कुछ क्षेत्र उपोष्ण में आते हैं, कुछ क्षेत्र किस में आते हैं? उपोष्ण में। और कुछ आपके जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र जो विषुवत रेखा के पास हैं, किसके पास हैं? विषुवत रेखा के पास हैं। तो विषुवत रेखा के पास होने के कारण ये हमेशा क्या रहेंगे? गर्म रहेंगे। एक प्रश्न यहाँ से निकाल के पूछा गया कि वो एसएससी में ही पूछा गया वनडे एग्जाम में कि भारत का वह कौन सा शहर है जो दिन में तो गर्म होता है, जिसके दिन यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तापमान के बारे में भी अभी हाल की एग्जाम में पूछा गया। चेन्नई के तापमान के बारे में पूछा गया कि शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, तो शीत ऋतु में आपका 29 डिग्री से 37 डिग्री तापमान होता है और शीत ऋतु में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ का होता है? तो तमिलनाडु में एक चेन्नई है, चेन्नई का होता है। और यही प्रश्न आपका पूछा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि चेन्नई ये आपका तमिलनाडु का विषुवत रेखा के आपके पास है। केरल के कुछ भाग भी हैं,
केरल के भी कुछ भाग विषुवत रेखा के पास। ये सबसे दक्षिण में तमिलनाडु का ये कन्याकुमारी आपका है, कन्याकुमारी है भारत का ये भाग। और ये भाग जो है सबसे करीब है किसके पास, विषुवत रेखा के पास। मुख्य भूमि का ये भाग है। और चेन्नई से भी प्रश्न, दिन तो गर्म होता है विषुवत रेखा के पास होने के कारण, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और ये आपका अरब सागर होने के कारण, तीन ओर जल से घिरा होने के कारण, प्रायद्वीप भारत होने के कारण, पेनिनसुलर जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में, के कारण भारत के ये सभी क्षेत्र आपके सब जलवायु के अंतर्गत आते हैं। जबकि एक दिन गर्म होता है और जैसे ही शाम होती है मौसम क्या हो जाता है, सुहावना। तो भारत का ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, ये सम जलवायु ये हो गया। सम जलवायु वहाँ की जलवायु होगी जो स्थल भाग तीन ओर जल से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। आगे हम देखते हैं जो स्थल से ही घिरे हों, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी आपके स्थल से घिरे हैं, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जलवायु आपकी क्या होती है, विषम जलवायु होती है। ये सब भारत की स्थिति के बारे में। अब आगे हम उपोष्ण, क्यों यहाँ पर ये भाग जो आपके हैं ये ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई पर होने के कारण हमने क्षोभमंडल में जैसे आप पढ़े हैं, जब हम सतह से ऊपर जाते हैं तो ताप कम होता है। तो ऐसी स्थितियों के कारण यहाँ ताप कम, तो ये कौन जलवायु के अंतर्गत आते हैं, उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके कारण संभव हो रहा है, अक्षांश के कारण। अब अगला 8 राज्य से गुजरती, इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आपको विकल्प में दे देता है और तो कभी बिहार दे देता है, कभी उत्तर प्रदेश देगा और कभी उसमें क्या देगा, 4 विकल्प में बिहार दे देता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम है, और मिजोरम से मिलता जुलता एक मणिपुर भी नाम है, मणिपुर मेघालय, तो मणिपुर मेघालय देता है। तो ध्यान यहाँ सावधानी रखना है, ये त्रिपुरा है और ये आपका क्या है, मिजोरम है। त्रिपुरा मिजोरम से ये रेखा आपकी क्या होती है, गुजरती है। और अक्षांश के प्रभाव को हमने देखा। अब एक चीज ये हमें जानना है, और अक्षांश का प्रभाव क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। एक आपको हमने चेन्नई के बारे में बताया, यहाँ पर जैसे आपके कहीं भी वन एग्जाम में कोई प्रश्न आपके बन रहे हैं, सबसे हम बार बार आपसे बताएं, कोई कठिन नहीं होता ना बहुत आसान होता है परीक्षा। अब जहां प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि जो प्रश्न कहीं बन रहे हैं कम से कम उतना आप जान लें, फिर उससे मिलते जो, जैसे अभी हमने बताया कि ये कई बार कर्क रेखा के बारे में पूछा गया। कौन कर्क रेखा के पास नजदीक शहर है, शहरों में भी आपका प्रश्न पूछता है। अक्षांश देशांतर के समय आपको बताया भी गया था। और गुजरात में एक गांधीनगर है, मध्य प्रदेश में आपका भोपाल है, पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है, और झारखंड में एक आपका रांची है। कहते रांची के ऊपर से ही ये क्या होती है, गुजरती है। तो इसी प्रकार से अगरतला है, आइजोल है, तो ये सभी क्या हैं, कर्क रेखा के पास स्थित भारत के नगर हैं। जैसे सबसे आपका नजदीक ये गांधीनगर आपका हो गया, और एक आपका क्या हो गया, ये रांची हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हमेशा बनते रहते हैं। अब यही प्रश्न कभी भी बन सकता है, पश्चिम में कहाँ शुरू होगा, पूर्व में कहाँ, या इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अक्षांश के और प्रभाव में हम देख लेते हैं। अब जब ये विषुवत रेखा के पास है, जब आपको हम बार बार क्लियर किए केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के पास हैं, तो यहाँ पर केरल में छोटे और बड़े दिन में एक ध्यान रखिएगा कि छोटा और बड़ा दिन होता है। छोटे और बड़े दिन में अंतर, छोटे और बड़े दिन में अंतर मात्र 45 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 45 मिनटों का। और यही अंतर देखिए यहाँ पर कितने का अंतर हुआ, 45। और यही स्थितियां जब हम लद्दाख पहुंच चलते हैं तो ये 5 घंटे का अंतर हो जाता है। कितने घंटे का, 5 घंटे का अंतर हो जाता है। तो ये है एक अंतर आपका, ये हो गया।
दूसरा अंतर हमने ये बताया आपको कि ये नजदीक होने के कारण यहाँ पर दिन गर्म होगा, ये पूरा क्षेत्र उष्ण के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये भाग ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, क्षेत्र ठंडा होता है और हमेशा बर्फ से क्या होगा, कुछ क्षेत्र हमेशा बर्फ से क्या होते हैं, ढके होते हैं। जैसे ही लद्दाख का आपका द्रास सेक्टर है आपका, और यही आपका सबसे भारत का क्या है, भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार से ये किसका प्रभाव हो रहा है, ये आपका है अक्षांश का प्रभाव है। अक्षांश के प्रभाव के कारण ही ये सागर से घिरे हुए हैं इतने क्षेत्र, इसलिए यहाँ की जलवायु सम है। जो स्थल से घिरे हुए हैं यहाँ पर विषम है, गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी, उसी को हम विषम कहेंगे। सम किसे कहेंगे, जहां सब ठंडी में ना अधिक ठंडी पड़े और ना गर्मी में अधिक गर्मी पड़े। इस तरह का प्रश्न भी आपका आया है, उसमें विकल्प मुंबई आपका दिया गया था कि वह कौन सा महानगर है जहां पर जहाँ के लोग ना अधिक गर्मी महसूस करते हैं ना अधिक ठंडी। तो यहाँ के जितने भी किनारे आपके नगर दिए जाएंगे वहाँ के लोग ना अधिक गर्मी महसूस करते हैं और ना अधिक ठंडी। तो क्यों, क्योंकि ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, सम जलवायु के अंतर्गत है। तो ये आपको क्लियर किया गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं देशांतर के प्रभाव में। आइए देखते हैं देशांतर का। देशांतर में आपको ये बताया गया कि सूर्य किस दिशा में, यानी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पूर्व में पड़ेंगी। सबसे पहले कहाँ पर पड़ेंगी, पूर्व में पड़ेंगी। और देशांतर रेखा से ही आपका क्या होता है, देशांतर रेखा ही समय का क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। ये समय का क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं और निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाओं की बीच दूरी एक समान नहीं है, लेकिन ये समय का निर्धारण करती हैं। और समय कैसे, जो देशांतर किसी देश के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, जो देशांतर किसी देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है, बीचों बीच से होकर गुजरता है, वही आपका उस देश, बीचों बीच से होकर जो देशांतर रेखा समय का क्या करती है, देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती हैं और लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है, से होकर गुजरती है रेखा, वही उस देश की गुजरती है, वही उस देश की मानक रेखा होती, वही उस देश की क्या बन जाती है, मानक रेखा। और भारत की जो मानक रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी क्या है, देशांतर है, जो 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है ये, 5 राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर। और ये 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, जैसे सबसे नज़दीक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और प्रयागराज के पास आपका है, प्रयागराज के पास मिर्जापुर है, प्रयागराज के पास कौन है, मिर्जापुर है, और मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है। और फिर आपकी ये मध्य प्रदेश, ये आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका ये ओडिशा, और ओडिशा के बाद अगला आपका राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। तो ये कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य से ये रेखा आपकी क्या होती है, गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से। तो आगे यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कर्क रेखा 8, और ये आपका क्या है 5 राज्य, और उत्तर प्रदेश की एक राजधानी लखनऊ जो 81 देशांतर पर स्थित है, 81 देशांतर पर क्या स्थित है। यानी प्रयागराज का मिर्जापुर के बाद एक आपका होगा रीवा भी, क्या होगा, रीवा होगा मध्य प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश शहर आपका, और दूसरा आपका लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का कौन सा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ
भी 81 देशांतर पर क्या स्थित है। ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तो इस प्रकार से ये है देशांतर रेखाओं का प्रभाव। यानी कहने का यहाँ मतलब है कि जो 97 आपका क्या है 97-25 है, यहाँ पर ये सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं? किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, सबसे पहले पड़ती हैं। और जो आपका 68-7 है, यहाँ पर सबसे बाद में, सबसे बाद में। तो सबसे बाद में कहाँ पर? गुजरात। तो कितने समय का अंतर आता है भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में? लगभग आपका आएगा, लगभग आपका 2 घंटे का अंतर आता है। लगभग हम कह लेते हैं 1 घंटा 57 मिनट कुछ आपका आता है। इसको निकाल सकते हैं क्योंकि 1 अंश देशांतर बराबर कितना होता है? 1 अंश देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 अंश देशांतर बराबर कितने मिनट के होता है? 4 मिनट के। तो इसी प्रकार से 360 24 घंटे और 29.12 देशांतर का अंतर है। तो 29 को हम 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और फिर उसे हम घंटे में बदल लेते हैं 1 2। और इसी को यानी अगर हम इसे 30 मान लें तो 4 के 12 120 लगभग आपका आएगा कितना? आएगा 1 घंटे 57 मिनट का ये लगभग आपका अंतर आता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्य का उदय हो रहा है तो गुजरात में वो आपका 7:55 पर सूर्य 57 मिनट पर सूर्य उदय होगा। इस प्रकार से ये किसका प्रभाव है? देशांतर का प्रभाव है। आगे हम और देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा कर्क रेखा, कर्क रेखा ये प्रश्न आपका कभी भी पूछा जा सकता है। कर्क रेखा और मानक रेखा, मानक रेखा जिसे हम कहते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। निश्चित है कि अगर गुजर रही हैं तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होंगी? मिलेंगी। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। और मिलने वाला स्थान कौन सा राज्य है? यानी पहले हम राज्य जान लें। राज्य है आपका छत्तीसगढ़। राज्य आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़ में ये दोनों एक दूसरे से आपकी क्या होती हैं? मिलती हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 0 अंश देशांतर। फिर से आप जान लीजिए, कर्क रेखा और मानक रेखा हम कहेंगे, कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होती हैं? एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या मिलती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये अब कभी भी प्रश्न आपका ये पूछा जा सकता है कि एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं? तो एक दूसरे से आपका मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। प्लेस अगर आपका जैसे पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ का एक प्लेस आपका है सूरजपुर, और वहीं पर ये एक दूसरे से मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं। ये अक्षांश और देशांतर की स्थितियां आपकी हो गई कि अक्षांश देशांतर का क्या प्रभाव पड़ता है, कितने अक्षांश देशांतर। पूर्वी बिंदु हम जान लिए, पश्चिमी बिंदु को भी हम जान लिए, अपने राज्य से गुजरती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थलीय और जलीय सीमा। भारत की स्थलीय और जलीय सीमा। आइए स्थलीय जलीय सीमा को हमें जानना है। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो चलिए ये हमारा भारत, ये सभी आपको बताया गया। ये आपका क्या होगा? पूर्वी बिंदु है, और ये आपका क्या है? उत्तरी बिंदु है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी है। ये आपका क्या है? पूर्वी है, और ये आपका क्या है? पश्चिमी। ये आपका क्या है? पश्चिमी। आकार चतुष्कोणीय, ये सब अभी आपको बताया गया। अब हम सीमा को हम जान लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है, किन किन राज्यों को स्पर्श करती है,
बढ़िया से पहले हम इसको जान लेते हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र, पहले हम ये जान लें, ये पूरा क्षेत्र आपका ये जली है। ये आपका क्या है? जली। यहाँ पर आपका है अरब सागर, यहाँ पर आपका क्या है? अरब सागर। यहाँ पर आपका है हिंद महासागर, यहाँ पर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये आपकी जली सीमा। और ये आपका देश है पाकिस्तान। ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। यहाँ पर आपका कौन सा देश है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पर अभी हमने बताया चीन है। यहाँ पर आपका कौन सा देश है? नेपाल है। यहाँ पर आपका कौन सा है? भूटान है। यहाँ पर कौन सा देश है? भूटान है। ये भूटान आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर फिर आपका कौन होगा? चीन होगा। यहाँ पर आपका म्यांमार है, म्यांमार। ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। यहाँ पर आपका श्रीलंका है, यहाँ पर आपका क्या है? श्रीलंका है। यहाँ पर अंडमान निकोबार ये द्वीप है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है। और यहाँ आपका थाईलैंड है। तो इस प्रकार से ये भारत की स्थलीय जलीय सीमा के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश को समझेंगे और जलीय सीमा से जुड़े हुए देशों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा एक आपको क्लियर हुआ होगा कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुई, यहाँ से स्थल आपका शुरू होता है। एक देश आपका कौन हो गया? पाकिस्तान। दूसरा आपका कौन हो गया? अफगानिस्तान। तीसरा ये आपका क्या हो गया? चीन। चौथा आपका क्या हो गया? नेपाल। पांचवा आपका क्या हो गया? भूटान। और छठा आपका क्या हो गया? म्यांमार। और सातवां आपका क्या हो गया? बांग्लादेश। सातवां क्या हो गया? बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ कंफ्यूज मत होना, चीन यहाँ दो जगह, ये अक्साई चीन है, ये चीन का भाग है। ठीक है, तो इस आधार पर कुल कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, या भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कितने देश हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के कितने देशों से मिलती है स्थलीय सीमा? तो ये आपका है स्थलीय सीमा से 7 देश क्या हैं आपके जुड़े हुए हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। चलिए भाई ये आपका क्लियर हुआ। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं? 7 हैं। और इन 7 में आपका जैसे आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर आपका चीन है, फिर आपका पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है। क्या हुआ? पाकिस्तान है। और फिर आपका हो गया नेपाल है। यहाँ पर अगला आपका क्या हो गया? नेपाल है, नेपाल है। फिर आपका म्यांमार है, म्यांमार है। म्यांमार के बाद आपका क्या हो गया? भूटान है। और भूटान के बाद आपका यहाँ पर क्या हो गया? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो ये हो गया आपका, ये देश हैं। ये आपका क्या हो गया? 7। ठीक, ये आपका क्षेत्र यानी लंबी सीमा की दृष्टि से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो क्रमशः आपके हैं कि सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की है, फिर चीन की है, पाकिस्तान। उस आधार पर हमने आपको यहाँ पर लिखा है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये आपके सभी आपके क्या स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। और भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है कि लंबाई जो है आपकी है, लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। ये आपका कितना? 15,200
200 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देश तो हम जान लिए, कितने देश यहाँ पर जुड़े, ये सब प्रश्न आपसे पूछते हैं। 7 देश हैं। अगला हम राज्य देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य। तो ये आपका हो गया, एक क्या हो गया, गुजरात हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, राजस्थान, तीसरा आपका क्या हो गया, पंजाब। जब भी और अगला यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये केंद्र शासित हो गया। और ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, 6 हो गया। ये उत्तराखंड 7 हो गया। उत्तर प्रदेश आपका ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश आपका 8 हो गया। ये बिहार है, ये 9 हो गया। ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका 10 हो गया। ये आपका सिक्किम है, ये 11वां हो गया। ये आपका असम है, ये 12वां हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका 13वां हो गया। ये आपका नागालैंड है, ये आपका 14वां। ये आपका 15वां। ये आपका 16। ये आपका 17 और ये आपका क्या हो गया, मेघालय, ये आपका 18। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा यानी भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य। एक प्रश्न आपका बनेगा, राज्य और केंद्र शासित राज्य, राज्य और केंद्र शासित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। तो सीमा से जुड़े हुए आपके जो देश हो गए, ये हो गए आपके कुल 18। कितने हो गए भाई, 18। अब इस 18 में दूसरा हमें ये जानना कि इस 18 जो आपके हैं, इस 18 में कितने ऐसे हैं जो केंद्र शासित राज्य हैं। तो केंद्र शासित राज्य यहाँ पर मात्र हैं 2, और ये 2 कौन से हैं, जम्मू और लद्दाख। जम्मू और क्या हो गए, लद्दाख हो गए। अगला यहाँ पर राज्य अगर जब पूछ ले तो राज्य यहाँ पर कितने हैं, तो राज्य आपके हो जाएंगे 16, और इसी प्रकार से ये कुल कितने हो जाते हैं, 18। क्लियर हुआ होगा आपको कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर कितने हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका 16, और 16 आपके राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं 2, और राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर कितने हो गए, 18, और देश आपके कितने हैं, 7 हैं। अब इन देशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर सबसे लंबी आपकी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की। और उसके बाद फिर किसकी है, चीन की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा क्या करता है, बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी अफगानिस्तान है। और यहाँ पर ये क्रमशः आपको लिखा गया, यहाँ से प्रश्न आपका आता है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों से भी आपके प्रश्न आते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान, इसको हम मानचित्र से ही देख लेते हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य, ये एक आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान, ये आपका पंजाब, ये आपका जम्मू कश्मीर। ये आपका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर अगर राज्य और केंद्र शासित राज्य आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ये आपका राज्य पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर, और ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है, मानचित्र में आपको दिखाया गया था, लद्दाख यहाँ तक आपका फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं। हमेशा आपका प्रश्न यहाँ से पूछता रहता है। यहीं पर राजस्थान में पाकिस्तान जाने के लिए एक बॉर्डर भी बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं सोनेवाला, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनेवाला। यहीं पर आपका पंजाब, यहाँ जब भी पाकिस्तान से प्रश्न पूछता है हमेशा विकल्प में हरियाणा रखता है, और हरियाणा आप देख रहे हैं मानचित्र में कहीं भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। यही सावधानी आपको यहाँ पर रखना है। यह हम अनुभव आपको बता रहे हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आपके आए हैं और वहाँ पर हमेशा एक विकल्प क्या दे देता है, हरियाणा, और हरियाणा कहीं सीमा से टच नहीं करता। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं पंजाब में 2 बॉर्डर आपके हैं, बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। पंजाब में 2 बॉर्डर हो गए, एक बाघा और एक आपका क्या है, अटारी बॉर्डर। और इन दोनों यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, बाघा बॉर्डर
और अगला आपका एक कौन सा हो गया, अटारी बॉर्डर। ये दो बॉर्डर आपके कहाँ पर हैं, पंजाब राज्य, और यहीं से हम यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान। लोंगेवाला सोनेवाला ये आपका कहाँ पर है, लोंगेवाला जो आपका है ये राजस्थान है। आगे हम इसी प्रकार से जब बढ़ेंगे तो इधर चलते हैं, एक देश जिसे हम कहते हैं चीन। एक कौन सा हो गया, चीन। चीन में हम देखते हैं, चीन यहाँ पर लद्दाख है। चीन से कौन एक जुड़ रहा है, ये आपका ये लद्दाख हो गया। ये आपका हिमाचल प्रदेश लिखा ही है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर आपका एक क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, असम है। तो ये राज्य आपके क्या करते हैं, ये राज्य आपके चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो चीन के साथ सीमा ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये आपके किसके साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ। फिर से आपको एक बार बता दिया जा रहा है, यहाँ एक आपका लद्दाख हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया और एक उत्तराखंड हो गया। तीन आपके ये हो गए, ठीक है, तीन आपके ये होते हैं। ये जो सिक्किम है, सिक्किम आपका इधर नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी। एक आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया, और एक आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी राज्य किससे सीमा बना रहे हैं, चीन के साथ। यहां से हमेशा आपका प्रश्न आपका पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी आपका है। एक प्रश्न जो पूछता है, नेपाल की हम चर्चा कर दे रहे हैं यहाँ पर। नेपाल में आप देखिए, नेपाल उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और ये आपका एक जुड़ा हुआ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं किसको लेकर होते हैं, पश्चिम बंगाल आप समझते हैं यहाँ, लेकिन देखिए पट्टी के रूप में कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ आपका एक राज्य जिसे हम वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल कहते हैं, ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, और जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं, और यही पीओके से ये क्या करता है, पीओके इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये हो गया भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से आपका है, अभी हाल में एग्जाम में आपका म्यांमार से पूछा गया, इसे बता दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपका किससे हो गया, ये म्यांमार से सीमा बनाने वाले आपके क्या हैं, राज्य हैं। एक यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश जो सबसे लंबी सीमा है, यहाँ पर एक त्रिपुरा है, कई बार पूछा गया है। त्रिपुरा तीन ओर बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीन ओर किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश। ये आपका भाग, ये आपका ये भाग आप तीन ओर किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और कौन सा भाग, ये पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए, ये भाग आपका उत्तरी है, ये आपका क्या है, ये आपका पश्चिमी है, ये आपका दक्षिणी है। तीन ओर से त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भारत का कौन सा है, त्रिपुरा है। ये स्थलीय सीमा के बारे में फिर आप जान लीजिए। 7 देश हैं, 7 देशों में 15,200 किलोमीटर सीमा है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ये सीमाओं का एक क्रम है आपको दिया गया। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ है। और ये राज्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। कुल कितने राज्य केंद्र शासित राज्य हैं, वो 18 हैं। राज्य पूछेगा 16 हैं, केंद्र शासित राज्य पूछेगा 2 हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से जलीय सीमा के बारे में। जलीय सीमा, जलीय सीमा, जलीय सीमा को अगर हमें जानना है, चलिए तो जलीय सीमा को हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर ये है आपका प्रायद्वीप, प्रायद्वीप भारत है।
आइए जलीय सीमा को देखते हैं। यहाँ पर ये गुजरात, ये आपका हो गया। आइए यहाँ पर आपका क्या है, यह श्रीलंका है। यहाँ पर आपका ये द्वीपों की माला के रूप में क्या है, मालदीव है। कौन सा देश है आपका, ये मालदीव है। यहाँ पर भारत का है लक्ष्य, भारत का लकाद्वीप, या जिसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपका ये बड़े द्वीप हैं आपके, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार कहते हैं। आइए हम देखते हैं इनको। यहाँ पर आपका अभी बताया गया पाकिस्तान है। अंडमान निकोबार द्वीप में यहाँ पर जुड़ा हुआ एक देश है जिसे हम म्यांमार कहते हैं। म्यांमार, बर्मा लिख लो, म्यांमार या बर्मा आपका हो गया। यहाँ पर आपका है बांग्लादेश है। यहाँ पर आपका इंडो का मतलब इंडोनेशिया का एक द्वीप सुमात्रा है। यहाँ कुछ दूर पर आपका होगा थाईलैंड। तो इस प्रकार से जलीय सीमा को हम समझ रहे हैं। ये राज्य आपका गुजरात होगा, ये राज्य कौन सा होगा, गुजरात होगा। ये आपका क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ये आपका क्या होगा, गोवा होगा। गोवा से नीचे हम आएंगे तो ये होगा कर्नाटक होगा, और कर्नाटक से आएंगे तो केरल होगा। केरल के बाद ये यहाँ से आपका शुरू होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपका ओडिशा होगा, और ओडिशा के बाद आपका पश्चिम बंगाल होगा। ये हो गया आपका, इतने राज्य हो गए। राज्य में अगर संख्या है, एक ये हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, ये सात हो गया, ये आठ और ये 9। यहाँ पर एक ऐसे जो कटाफटा ये क्षेत्र आपका गुजरात का, यहीं पर आपका है दमन दीव। यहाँ पर कौन सा केंद्र शासित राज्य है, दमन दीव है। यहाँ पर आपका लक्षद्वीप ये बताया ही गया, ये अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर एक आपका है पुडुचेरी है। चलिए भाई, पुडुचेरी। तो केंद्र शासित राज्य में एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। अब आगे हम यहाँ पर कुछ तथ्य को आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं जलीय सीमा में। जलीय सीमा कुल कितनी है, कुल कितनी लंबी, अगर लंबाई की दृष्टि से प्रश्न आपका बनता है, और लंबाई में राज्य और केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित राज्य की आपसे पूछा जाए, ये आपका है 16.6 किलोमीटर। अगला, अगर ये सिर्फ राज्य की जलीय सीमा, राज्य या मुख्य भूमि की जलीय सीमा आपसे पूछ ले, मुख्य भूमि, ये आपका है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। देश की बात देखिए, यहाँ पर अगर किया जाए तो देश की अगर बात हो तो देश कितने देश हैं, तो यहाँ भी अगर हम थाईलैंड को देख लें तो ये आपका हो जाएगा 7 देश हो जाएंगे। कितने देश हो जाएंगे, 7 देश। 7 देश में जैसे आपको अभी बताया गया 3 ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, एक कौन सा, पाकिस्तान, एक आपका बांग्लादेश, और एक आपका हो गया म्यांमार। एक आपका क्या हो गया, म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा से क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी ये स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, और साथ साथ ये क्या करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं। 3 ऐसे देश हैं
जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो कौन ऐसे देश हैं सिर्फ मात्र जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो जलीय सीमा से जुड़े देश, जलीय सीमा से जुड़े देश मात्र हैं आपके मालदीव, मालदीव। अगला हमें क्या जानना है? श्रीलंका। और हमें क्या जानना है? श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये 4 आपके ऐसे हैं जो सिर्फ मात्र क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। 1 2 3 4। 3 ऐसे हैं जो स्थलीय जलीय दोनों से जुड़े हुए हैं। 3 आपके क्या हैं? स्थलीय जलीय दोनों से। अगर इस आधार पर देखा जाए तो भारत कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है, सीमा बनाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या उत्तर देना होगा? इसको आपको बताना है भाई कि अगर भारत कितने देशों के साथ जलीय स्थलीय सीमा बनाता है, तो देखिए 3 तो आपके ऐसे हो गए। अभी हमने आपको बताया कि 7 स्थलीय भी हैं, 7 आपके क्या हैं? जलीय। तो 7 आपके क्या होते हैं? 14। लेकिन 3 दोनों से जुड़े हुए हैं, 3 निकाल देंगे तो आपके कितने बचेंगे? 11 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय सीमा से क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है कि ऐसे देश जो आपके क्या हैं? जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से जुड़े हुए देशों की ये आपकी क्या हो गई? संख्या हो गई। अब आते हैं हम जलीय सीमा की ओर। तो जलीय सीमा से भारत के कितने राज्य हैं? तो राज्य आपसे अगर पूछा जाए कितने राज्य जो जलीय सीमा यानी तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जलीय या तटीय सीमा से आपके क्या हैं? जुड़े हुए हैं, तो राज्य की संख्या है 9। और अगर केंद्र शासित राज्य आपसे पूछे तो केंद्र शासित राज्य में आपके कितने हो जाएंगे? 4। तो कुल आपके कितने हो जाएंगे केंद्र शासित राज्य और इनको मिलाकर? 13। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित राज्य को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 13। तो यहाँ पर ये है, जब प्रश्न ये बन जाए कि राज्य और केंद्र शासित राज्य को मिलाकर कितने राज्य क्या हैं? जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो 13 हो गए। और राज्य पूछेगा 9, केंद्र शासित राज्य पूछेगा 4। अब इसमें भी आपका है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों में किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है? राज्य और, यहाँ पर प्रश्न जब ये बने कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों में किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है केंद्र शासित राज्य में, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। 1920 किलोमीटर लंबी है। और सिर्फ अगर राज्य आपसे पूछेगा तो राज्य होगा गुजरात। राज्य कौन सा आपका होगा? गुजरात होगा। तो राज्य पूछेगा तो गुजरात। राज्य के शासित राज्य को मिलाकर पूछेगा सबसे तटीय रेखा अंडमान। और सबसे छोटी अगर पूछ ले, सबसे छोटी, तो अगर दोनों आपका ये वाला प्रश्न होगा राज्य केंद्र शासित, तो यहाँ पर दमन दीव हो जाएगा। और जब सिर्फ राज्य आपका पूछेगा तो यहाँ पर राज्यों में गोवा उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका और केंद्र शासित राज्यों की जलीय सीमा कितने राज्यों से जुड़ती है, किसकी छोटी है, किसकी लंबी। एक प्रश्न यहाँ पर जब इस तरह पूछ ले प्रायद्वीप भारत में सभी, या आपसे पूछ ले दक्षिण भारत के राज्य, तो दक्षिण भारत के राज्य में, दक्षिण भारत के राज्य से गुजरात आपका दक्षिण भारत में नहीं आएगा। तो दक्षिण भारत के राज्यों में ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि राज्य में दूसरे स्थान पर किसका है? आंध्र प्रदेश। इस तरह भी प्रश्न आपका पूछा है। तो दक्षिण भारत के राज्य में किसकी तटीय रेखा सबसे लंबी? आंध्र प्रदेश की है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह प्रश्न आ जाए तो आंध्र प्रदेश उत्तर होगा। भले ही गुजरात विकल्प में हो तब भी उत्तर आपका क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन राज्यों में सबसे लंबी तटीय तट रेखा किसकी है, या लंबाई किसकी है, या कौन सबसे ज्यादा सागर से जुड़ा हुआ है, तो वो गुजरात हो जाएगा। यदि राज्य केंद्र शासित राज्य में पूछेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
जलीय रेखा की बात यहाँ पर हो। ये आपका है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यहाँ पर देखिए कुछ लंबाई वगैरह भी दिया है, 3488 ये सब दिया है। तो आगे हम देखते हैं, तो हमें अब जानना है कौन कौन सी स्थलीय सीमा रेखा से जुड़े हुए जलीय सीमा से क्या अलग करते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। जैसे एक आपकी है रेड क्लिफ रेखा, जैसे आपकी एक रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी किसकी अध्यक्षता में, ये रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। रेड क्लिफ के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये आपका सीमा रेखा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। 17 अगस्त 1947 किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर ये सब ऐसे प्रश्न आपके आते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच, भारत पाकिस्तान। कब इसका निर्धारण किया गया, 17 अगस्त 1947। यहीं पर ये जो आपका भाग है, यहीं पर एक क्षेत्र आपका है कच्छ का, ये जो रण आपका क्षेत्र है, और यहीं पर एक रेखा 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा है। और 24वीं समानांतर रेखा भी किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। जिसको पाकिस्तान महत्व नहीं देता, ये गुजरात में, ये गुजरात का कौन सा क्षेत्र है, कच्छ का रण क्षेत्र है, कच्छ का रण क्षेत्र है। ये हो गया आपका 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे हम चलते हैं, जब ये इतना भाग जो आपका है, यही आपका पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तानी कबीलों ने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य पर क्या किया था, हमला बोल दिया। और फिर वहां पर हरि सिंह थे प्रधानमंत्री, यहाँ भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत के पक्ष में जम्मू कश्मीर का क्या किए, विलय कर दिए। इतने भाग पर पाकिस्तानी कबीलों ने कब्जा किया, और यही भाग आज आपका क्या कहलाता है, यही भाग पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और उस समय 1948 ईस्वी में, तब 47 में देश आजाद हुआ, 1948 ईस्वी में पाक अधिकृत कश्मीर के बीच एक सीमा रेखा आपकी क्या की गई थी, बनाई गई थी। और जिसे जिसे बाद में LOC नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो नाम दिया गया है, ये शिमला समझौते के बाद भारत पाकिस्तान जो आपका युद्ध हुआ, और भारत पाकिस्तान LOC, भारत पाकिस्तान युद्ध, पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ। यही यहाँ पर आपको जानना है, बाकी जैसे LOC आप जानते होंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान क्या हुआ, युद्ध हुआ 1971 ईस्वी में। और उसके बाद शिमला आपका समझौता होता है। कौन सा समझौता, शिमला समझौता होता है। और इसी के बाद इसका क्या किया गया, LOC समझौता हुआ। और LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर सैनिक चौकियां अपनी क्या की गई, स्थापित की। ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC इन दो देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान। 1962 ईस्वी की बात है। 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस समय भारत चीन युद्ध के दौरान ये इतने भाग पर, जिसे हम अक्साई चिन्ह कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चिन्ह, इस पर चीन का क्या है, अधिकार है। चीन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
ये आपका है, चीन ने कब्जा किया। और यहाँ पर भी एक लाइन आपकी निर्धारित, रेखा निर्धारित की गई, जिसे LAC कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक्चुअल कंट्रोल भारत, कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के, भारत और चीन के, भारत और चीन। चलिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं, ये जो देश है ये आपका नेपाल है, और ये आपका यहाँ पर देखो क्या है, ये भूटान है। नेपाल और भूटान, तो नेपाल और जो भूटान है इनके बीच जो है यहाँ पर आपका चीन है, ये देश आपका भारत है। जब कोई दो विरोधी देश हो और दो विरोधी देशों के मध्य कोई देश स्थित हो तो ऐसे देश को बफर स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पर भारत और चीन के मध्य नेपाल और भूटान बफर स्टेट के रूप में क्या होते हैं, जाने जाते हैं। किनके बीच, भारत और चीन के मध्य नेपाल भूटान को हम क्या कहते हैं, नेपाल भूटान को बफर स्टेट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि नेपाल भूटान यानी भारत चीन विरोधी देश, इनके बीच जो स्थित देश हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बफर स्टेट कहते हैं। भारत से आने जाने के लिए कोई यहाँ पर सीमा शुल्क नहीं। हाँ, व्यापार करने ऐसे आप जा सकते हैं, व्यापार के उद्देश्य से जाएंगे तो शुल्क आपको देना होगा। बाकी आने जाने की आपकी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड के माध्यम से आप यहाँ आ जा सकते हैं। यदि ये हो गया आपका। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगली जो रेखा आपकी होगी, यहाँ पर ये रेखा आपकी है मैकमोहन रेखा। और ये भी शिमला समझौते के बाद ये एक समझौता हुआ था 1914 ईस्वी में, क्या किया गया था, इस निर्धारण किया गया। तो मैकमोहन रेखा को हम आगे देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा आपकी, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है, भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य है। 1914 ईस्वी में इसका क्या किया गया, निर्धारण किया गया। अभी आपको बताया गया कि भारत और म्यांमार के बीच हम कटीले तार लगा चुके हैं। यहाँ हमें कटीले तार लग चुके हैं। अगला हमें जानना है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच एक आपकी जीरो लाइन है, एक आपकी क्या है, जीरो लाइन। और ये जीरो लाइन जो आपकी है त्रिपुरा कहाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच ये क्या है, आपकी सीमा रेखा है बांग्लादेश के मध्य। ये हो गया आपका जीरो लाइन। तो ये आपका 2015 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश दिया गया कि भारत और बांग्ला, क्योंकि भारत में बहुत से बांग्लादेशी भारत में क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखते हैं कि बहुत से बांग्लादेशी क्या होते हैं, भारत आते हैं। और भारत के किस राज्य में, भारत के असम राज्य पे पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं, असम राज्य में पहुँचते हैं। और इस समय एक आपका रोहिंग्या मुसलमान जो आपके कहाँ के हैं, ये मूल रूप से मुसलमान, मूल रूप से म्यांमार के निवासी हैं। और ये
ये पहुंचते कहाँ पर हैं, बांग्लादेश, और वहाँ से ये अपना सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से ये भारत के किस राज्य में प्रवेश करते हैं, असम, और बांग्लादेशी भी होने के साथ। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी भारत के किस राज्य में पहुंचते हैं, कई बार आपका प्रश्न ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी कहाँ पर, असम राज्य में प्रवेश करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, असम राज्य में प्रवेश करते हैं। ये हो गया आपका मैकमोहन स्थलीय सीमा कौन कौन सी है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं, इनके बारे में आपको बताया गया। चलिए आगे हम देखते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा में जैसे आपका एक है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों या किन के बीच है, तो 8 डिग्री चैनल एक मिनिकॉय द्वीप है भारत का, जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच, मालदीव के मध्य कौन सा चैनल आपका गुजरता है, 8 डिग्री चैनल। जलीय क्षेत्र अक्षांश इतने गुजरती हैं इन दोनों के बीच, उस जलीय क्षेत्र के बीच, इसलिए उसे 8 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से 9 डिग्री आपका चैनल है, ये आपका किनके बीच है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य। आगे इसी प्रकार से है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये आपका है अंडमान, अंडमान का लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार आपका किसका है, निकोबार का। ये आपका हो गया, इनके बीच जो जलीय क्षेत्र है 10 डिग्री चैनल यहाँ से आपका क्या होता है, गुजरता है। चलिए आगे इसी प्रकार से हम चलते हैं। एक आपका है डंकन पास, डंकन पास ये भी आपसे पूछा जाता है। ये आपका है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इसी प्रकार से अगला आपका एक है जिसे हम कहते हैं, जिसे कहेंगे ग्रेट चैनल, जिसे क्या कहेंगे, ग्रेट चैनल या महान चैनल। ये किन दो देशों के बीच, ये सुमात्रा, सुमात्रा आपका कहाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और अगला आपका होगा भारत, भारत का ग्रेट निकोबार, भारत का ग्रेट निकोबार। ये सभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जलीय क्षेत्र है, यहाँ से इतने आपके इनका नाम रखा गया। ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल किसके बीच, सुमात्रा, इंडोनेशिया और भारत। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इसी प्रकार से, जैसे एक आपका है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक जल संधि आपका भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि आपकी है। और ये जो है दो स्थितियां हैं पाक जल संधि, एक तरफ मन्नार की खाड़ी, एक तरफ कौन खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारत में, और दूसरी तरफ आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को ये आपस में जोड़ भी रही। और साथ ही साथ भारत श्रीलंका के बीच है। भारत में एक द्वीप है, भारत में द्वीप है जिसका नाम है, द्वीप है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। और श्रीलंका में एक तिलैया मन्नार है, श्रीलंका में यहाँ पर क्या है, तिलैया मन्नार। और इसी भारत और श्रीलंका के बीच यहीं पर आपका क्या है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पर है, तमिलनाडु भारत में है, तमिलनाडु कहाँ पर, भारत। और श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के यहीं पर मध्य आपका, श्रीलंका के मध्य एक ब्रिज है जिसे हम
आदम ब्रिज कहते हैं, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज। राम सेतु, या इसी को हम क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना एक चलाई गई थी, इसे काटकर एक मार्ग बनाने के लिए, क्योंकि भारत के पश्चिम से पूर्व के जाने के लिए जलयानों को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए इसे काटकर एक रास्ता बनाने की परियोजना थी। लेकिन इसे आदमपुर राम सेतु के रूप में पर्यावरणविद या धर्म से जुड़ी हुए लोगों ने इसका विरोध किया और ये योजना अभी नहीं चल पाई। तो कुल मिलाकर ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तमिलनाडु के धनुषकोडी से लेकर, तमिलनाडु के कहाँ से, धनुषकोडी से आपका ये तमिलनाडु में पड़ता है, से लेकर ये आपका कहाँ तक, श्रीलंका के तिलैया मनार तक फैला हुआ है। श्रीलंका के तिलैया मनार, ये हो गया आपका तिलैया मनार। ये स्थिति है किसकी, आदम ब्रिज या राम सेतु, जो इनके बीच आपका क्या है, ये स्थित है। और इसी को काटकर राम सेतु आपको बनाने, अरे सेतु समुद्रम परियोजना आपकी चलाई गई थी कि रास्ते का निर्माण किया जाए, जिससे पश्चिम के जलयान भारत के पूरब की ओर चले जाएं आसानी से, क्योंकि इसके लिए इन्हें श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये है पाक जल संधि, जिसके बारे में आपको बताया गया। जलीय सीमा भी आपको बताई गई। अगला यहाँ पर एक और, जिसे हम कहते हैं कोको चैनल। अगला कौन सा एक चैनल है, कोको चैनल। और ये जो कोको चैनल है, ये म्यांमार, कोको चैनल कहाँ है, म्यांमार और भारत के बीच कोको चैनल है। म्यांमार में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, इसका नाम क्या है, कोको द्वीप। और भारत का अंडमान का एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। और इन दोनों के मध्य एक चैनल, जिसे क्या कहते हैं, कोको चैनल कहते हैं। तो ये हो गया आपकी भारत की स्थलीय जलीय सीमा। कच्छतीव द्वीप, अभी आपका चुनाव अभियान चल ही रहा है और चुनाव हो भी रहे हैं, कहीं हो भी गए कहीं। तो इस समय एक चर्चा में आया, और जिसे कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो इन्हें श्रीलंका को उन्होंने क्या किया था, सौंप दिया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच कच्छतीव द्वीप आपका था, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता था। दोनों देश के मछुआरे वहाँ पर अपना रुकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में उसे श्रीलंका को सौंप दिया गया था। और वर्तमान में ये आपका क्या है, चर्चा में है। ये भी आपसे पूछ सकता है कच्छतीव द्वीप किस राज्य का हिस्सा था। तो ये है किन दो देशों के बीच सागर में स्थित द्वीप है, तो भारत और श्रीलंका, जिस पर तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, और इसे प्रधानमंत्री द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था, ये आपको बताया गया। वर्तमान में इसी पर कुछ राजनीति भी हो रही। तो आगे हम यहाँ पर, ये थी भारत की सीमा रेखाएं, जिनके बारे में आपको क्लियर किया गया। तो चलिए, आज का यहाँ तक हमने आपको बताया, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और ये उम्मीद भी करते हैं कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। और आगे आपका है भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश हमने आपको लगभग बता ही दिए। और अगला यहाँ से आपका शुरू होगा भूगर्भिक इतिहास। तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति, जलीय सीमा, इन सब से संबंधित चीज़ें आपको एक लेक्चर में आपको क्या किया गया, एक दिन आपको पूरा किया गया। आगे और लगभग तथ्यों के साथ यहाँ पर आपको बताया गया कि आप किसी भी एग्जाम, जो एग्जाम में आपके आए हैं, जो आने की संभावना है, उन सब चीज़ों पर आपका प्रकाश डाला गया। ऐसे ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं। अगला यहाँ पर हम चलेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम जानेंगे। अब भूगर्भिक इतिहास
भूगर्भिक इतिहास जानेंगे, फिर भारत की भौतिक जो विभाजन आपका किया गया उनके बारे में जानेंगे, फिर नदियों के बारे में जानेंगे। तो अगले हम मैराथन में इन चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। पूरा कोशिश करेंगे कि अगले मैराथन में हम भूगर्भिक इतिहास से लेकर भारत की अपवाह तंत्र तक को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, कवर करेंगे। और ठीक है, एक बार फिर आप सबको नमस्कार।